न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। सो इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रही होती हैं, और ये किस तरह से न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रही होती हैं इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन, शेप एंड नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। सो लोकेशन के हवाले से जो न्यूक्लियस है ये एनिमल सेल्स में सेंट्रल इन पोजीशन है। ये क्यों सेंट्रल है? क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि न्यूक्लियस को किसी साइड पे पुश करे, जैसा कि प्लांट सेल्स के केस में है। तो प्लांट सेल्स में खास तौर पे मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज साइज वैक्यूल होता है, और लार्ज साइज वैक्यूल इसको पुश कर देता है टुवर्ड्स पेरिफेरी। इसको हम इस डायग्राम के जरिए भी अंडरस्टैंड करते हैं। यू कैन सीन हियर कि हमारे पास यहाँ पे ये एक प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, और ये आपको एक लार्ज साइज वैक्यूल नजर आ रहा है, और इस वैक्यूल ने इस न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ पुश किया हुआ है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लार्ज वैक्यूल द न्यूक्लियस इज पेरिफेरल इन पोजीशन इन द प्लांट सेल्स। इसके मुकाबले में अगर हम एनिमल सेल्स को देखें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल इन पोजीशन है, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक लार्ज वैक्यूल देयर। वहां पे बल्कि मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस की पोजीशन पे बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होते। हाँ, अगर कोई प्लांट सेल ऐसा हो जो कि मैच्योर प्लांट सेल नहीं है तो उसके अंदर भी लार्ज वैक्यूल नहीं होगा, क्योंकि लार्ज वैक्यूल ये मैच्योर प्लांट सेल ही का फीचर है। सो अगर उसमें लार्ज वैक्यूल नहीं होगा तो उसमें भी अगर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होंगे, अगेन उसमें भी जो न्यूक्लियस की जो पोजीशन है ये सेंट्रल हो जाएगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। शेप के हवाले से न्यूक्लियस इरेगुलर भी हो सकता है या इसकी स्फेरिकल शेप भी हो सकती है। और अब हम नंबर के ऊपर बात करते हैं, तो नंबर के हवाले से हमारे पास डिफरेंट काइंड के सेल्स हैं। वी कैन हैव द एन्यूक्लियर सेल्स। हमारे पास ऐसे सेल्स भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो अगर उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उनके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे रेगुलेट हो रही हैं, राइट? क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं है इसका यह मतलब भी है कि उसके अंदर फिर क्रोमोसोम नहीं है, राइट? क्रोमेटिन नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है, डीएनए नहीं है, और अगर डीएनए नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी, आरएनए नहीं बनेगा, और उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। तो फिर इसके सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो कैसे कैरी आउट हो रहे हैं? तो मैं आपको बताता चलूं कि जब रेड ब्लड सेल अपने स्टेम सेल से डेवलप हो रहा होता है उसी वक्त ये अपनी लाइफ टाइम यूज के लिए डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स को साथ लेके आता है, राइट? सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली न्यूक्लियस डिसअपियर तो हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो अल्टीमेटली इसके अंदर मौजूद रहेंगी, और हर प्रोटीन की सेल में हाफ लाइफ होती है। सो जब उन प्रोटीन्स की लाइफ ओवर होगी, जब ग्रेजुअली वो अब कह लें कि डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली इट वुड रिजल्ट इनटू द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। सो इसीलिए रेड ब्लड सेल्स की लाइफ भी शॉर्ट है, जस्ट 120 डेज है। उसके बाद फिर नए रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं इनको रिप्लेस करने के लिए। और उसके बाद फिर हमारे पास ऐसे सेल्स भी हैं जो कि मोनोन्यूक्लिएट हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के ज्यादातर सेल्स हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ आवर बॉडी दे आर मोनोन्यूक्लिएट सेल्स। फॉर एग्जांपल जैसे स्मूथ मसल के सेल्स हैं, दे आर मोनोन्यूक्लिएट। देन यू कैन हैव द बाइन्यूक्लिएट सेल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल जैसे डाइकैरियोटिक हाइफी हैं तो उनके अंदर एक सेल के अंदर टू न्यूक्लियाई होते हैं, सो दे आर सॉर्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ बाइन्यूक्लिएट सेल्स। एंड देन वी कैन हैव द मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल हमारा जैसे ये स्केलेटल मसल्स के सेल्स हैं, स्केलेटल मसल्स के सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स हैं। एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। सो नंबर के हवाले से हमारे पास कई तरह के सेल्स हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, ए न्यूक्लिएट सेल्स। ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वन न्यूक्लियस है, मोनोन्यूक्लिएट सेल्स। फिर ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें दो न्यूक्लियाई हैं, बाइन्यूक्लिएट सेल्स। एंड देन वी हैव गॉट द सेल्स विच हैव गॉट मेनी न्यूक्लियाई, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स आते हैं। अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर के हवाले से न्यूक्लियस इज कंप्राइज्ड ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इन टर्न इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। अब हम इन एंटिटीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप बेसिकली दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन।
राइट, डू यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? से अगर ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है जिसमें एक लिपिड बाइलेयर है और डिफरेंट प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं इन अ मोज़ेक मैनर इन दैट लिपिड बाइलेयर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डबल मेम्ब्रेन है. सो अगर सेल मेम्ब्रेन ही को अगर आप दोहरा कर लेंगे तो जो मेम्ब्रेन बनेगी सॉर्ट ऑफ, वो कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है. सो ये डबल मेम्ब्रेन है, पहली बात. एंड सेकेंडली ये पोरस मेम्ब्रेन होती है. तो ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है अबाउट दिस मेम्ब्रेन कि इसके अंदर पोर्स है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स है और पोर्स वो पॉइंट्स हैं जहां पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन दे आर कॉन्टिन्यूअस विद ईच अदर. अब जो पोर्स का काउंट है किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर या न्यूक्लियर एनवेलप पे वो हाईली वेरिएबल है. वो 3 से लेके इवन 30,000 तक पर न्यूक्लियस हो सकता है. अब जो पोर्स का काउंट है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जो नंबर ऑफ पोर्स हैं, जो काउंट है पोर्स का, number of pores on the nuclear envelope, this is directly related with the metabolic activity of the cell. ऐसे cells जो कि metabolically बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पोर्स की तादाद होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. और ऐसे cells जिनमें जो कि metabolically इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, राइट, रिलेटिवली लेसर एक्टिव हैं, तो उनमें न्यूक्लियर पोर्स की जो तादाद होगी वो कम होगी. हम इस फोटोग्राफ में भी देख लेते हैं. सो हमारे पास ये देखें कि ये है जी न्यूक्लियर एनवेलप और इस न्यूक्लियर एनवेलप में ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की, दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस है विद ईच अदर, जिनको हम कह रहे हैं दीज आर द पोर्स. और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी न्यूक्लियोप्लाज्म. अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? एवरीथिंग एनक्लोज इन द न्यूक्लियर एनवेलप. हम उसको बोलेंगे ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म. मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक सेल है और इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस है. अब वो रीजन जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में है इसको हम बोलते हैं दिस इज द साइटोप्लाज्म. और वो मटेरियल जो कि इनसाइड न्यूक्लियस है हम इसको बोलते हैं दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट. एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दे कोलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. और इसमें ये जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है, इवन ये भी चूंकि लिविंग मैटर है सेल का, सो इसको भी हम प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड करते हैं. हाँ, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है किसी सेल की, जैसे कि प्लांट सेल्स के केस में, चूंकि सेल वॉल लिविंग नहीं होती इसीलिए सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है. एनीवेज ये जस्ट एक कोरिलेशन था. अब हम फर्दर डिस्कशन करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के हवाले से. सो इट इंक्लूड्स न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल एंड सम मिसलेनियस सब्सटेंसेस. अब इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या मटेरियल होता है? इसमें नंबर 1 इसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, मे बी एक या एक से ज़्यादा. और उसके बाद नंबर 2 पे इसमें क्रोमेटिन मटेरियल है. और क्रोमेटिन मटेरियल वो मटेरियल है जो कि सेल डिवीजन स्टार्ट होने पे क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार करेगा. और उसके बाद फिर इसमें मिसलेनियस सब्सटेंसेस हैं जैसे कि RNA एंड राइबोसोम्स एटसेट्रा. सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये एक कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है न्यूक्लियस की. इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियर एनवेलप है. यू कैन सी हियर दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप. और इस न्यूक्लियर एनवेलप में जो अंदर ये सारा का सारा मटेरियल एनक्लोज्ड है, ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म. ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. और न्यूक्लियोप्लाज्म में इन टर्न और क्या क्या है? इसके अंदर हमारे पास एक तो क्रोमेटिन नेटवर्क है विच विल टेक फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स व्हेन द सेल डिवीजन विल बिगिन. जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो ये क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर जाएगा. और उसके बाद फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें सेकंड जो कंपोनेंट है दैट इज द न्यूक्लियोलस. सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस. इसमें अब आप एक चीज़ और भी नोट करें कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ये डिफरेंट पोर्स भी इस फोटोग्राफ में विजिबल हैं. एंड हियर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. स्टेटमेंट है जी क्वेश्चन की, हाउ मेनी लिपिड बायलेयर्स आर क्रॉस्ड बाय अ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल व्हेन इट इज ट्रांसपोर्टेड आफ्टर सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म. जब एक मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में बनने के बाद वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक आएगा तो वो कितनी वो ओवरऑल कह लें कि कितनी लिपिड बायलेयर्स को क्रॉस करेगा? यू सीन हियर कितनी लिपिड बायलेयर्स को क्रॉस करेगा. तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन इज 2, बी ऑप्शन इज 4, सी ऑप्शन इज 8 एंड डी ऑप्शन इज 0.
द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 0, राइट। आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 0 क्यों है, हालांकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एक डबल मेम्ब्रेन है। तो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी इन हियर कि बेसिकली अगर फर्ज करें कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अगर दो लेयर्स हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, तो इसमें वो पॉइंट्स जहां पे आउटर इनर मेम्ब्रेन्स कॉन्टिन्यूअस हैं, हम उनको पोर्स बोलते हैं। सो अगर यहाँ पे पोर है, तो अगर किसी चीज ने, फर्ज करें मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल ने इस पोर में से गुजर के बाहर जाना है टू द साइटोप्लाज्म, तो इसको लिपिड लेयर्स को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। सो इसीलिए इसका बेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा दैट वुड बी 0। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोलस को। अब न्यूक्लियोलस के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी 1 और मोर इन नंबर। अब किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई की तादाद है वो 1 से लेके कई हजार तक इवन समटाइम्स हो सकती है। एंड न्यूक्लियोलस इज बेसिकली द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। सिंथेसिस की बजाय अगर आप यहाँ पे असेंबली का वर्ड यूज करें तो ये और भी ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि बेसिकली हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं ये 2 मेजर कंपोनेंट से बने होते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स ये 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स। तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में बनेगा, जबकि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स ये दूसरी प्रोटीन्स की तरह ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के नतीजे में बनेंगी विद द हेल्प ऑफ द अदर राइबोसोम्स। सो और ये जो प्रोटीन्स हैं फिर इनको दोबारा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर से गुजारते हुए इनको लाया जाएगा इनटू द न्यूक्लियस और फिर अल्टीमेटली ये जाएंगे टू द न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस वो साइट है बेसिकली जहां पे ये प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए इनको कंबाइन करके इसको राइबोसोम को असेंबल किया जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस इज साइट ऑफ द राइबोसोमल असेंबली। और उसके बाद फिर अब न्यूक्लियोलस के 2 एरियाज हैं। इसमें न्यूक्लियोलस का एक है जी पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया और दूसरे नंबर पे है सेंट्रल फिब्रिल एरिया। जो पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया है इट कंटेन्स प्रिकर्सर ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट्स, जबकि जो सेंट्रल फिब्रिल एरिया है इट कंटेन्स आरएनए एंड द राइबोसोमल डीएनए। सो अगर हम न्यूक्लियोलस को देखें तो न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर में एक तो पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया है, राइट, ये पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया है जिसके अंदर प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं या मैच्योरिंग राइबोसोम्स हैं यू कैन से। और उसके बाद फिर एक सेंट्रल फिब्रिल एरिया है जिसके अंदर आरएनए और राइबोसोमल डीएनए है। एग्जाम आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राइबोसोमल डीएनए इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द न्यूक्लियोलस, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल फिब्रिल एरिया। सिमिलरली एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि राइबोसोमल सब यूनिट्स या प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स दे आर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द न्यूक्लियोलस, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोलस एंड हियर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है जी, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन डैश ऑफ द न्यूक्लियोलस। ए ऑप्शन इज पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया, बी ऑप्शन इज सेंट्रल ग्रैनुलर एरिया, सी ऑप्शन इज सेंट्रल फिब्रिल एरिया एंड डी ऑप्शन इज पेरिफेरल फिब्रिल एरिया। एंड वी नो दैट द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। And here I have got a wide range of questions for you people before proceeding further to the course of discussion of the nucleus। ये कुछ बड़े बेसिक से questions हैं जो कि आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेंगे न्यूक्लियस के हवाले से। सो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन जीन है, बी ऑप्शन इज न्यूक्लियोटाइड, सी ऑप्शन इज न्यूक्लियोसोम, डी ऑप्शन इज डीएनए, ई ऑप्शन इज मीजोसोम एंड एफ ऑप्शन इज अमाइनो एसिड। सो हमारी पहली स्टेटमेंट है स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, so smallest basic unit of heredity, and the best response to this question is जीन। बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज जीन। एंड सेकेंडली हमारे पास स्टेटमेंट है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, कि डीएनए का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो इनमें से कौन सी एंटिटी है। अगेन द बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी जीन। डीएनए की जो मेन फंक्शनिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ द जीन। सो जीन ही बेसिकली डीएनए के फंक्शनल यूनिट्स भी हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास 2 तरह के हैं, जैसे डीएनए भी है और आरएनए भी है। तो डीएनए और आरएनए इन दोनों के जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं दे आर द न्यूक्लियोटाइड्स। सो बीटा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का बेसिक फंक्शनल यूनिट पूछा गया है, तो क्रोमोसोम का भी जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है एट द एंड ऑफ द डे दिस इज जीन। सो अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। अब इसका आंसर जीन हो सकता है? नो, अब इसका आंसर जीन नहीं है। ये क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है न्यूक्लियोसोम। यू नो कि स्ट्रक्चरल यूनिट वो होता है जिसके बार बार रिपीट होने से वो पर्टिकुलर एंटिटी बने। सो सिर्फ और सिर्फ जैसे जीन्स, सिर्फ जीन्स के रिपीट होने से या सिर्फ डीएनए के रिपीट होने से या मेसोसोम या माइटोसिस के रिपीट होने से क्रोमोसोम नहीं बनेगा। हमें पता है कि क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ है? क्रोमोसोम्स ये डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, राइट। सो इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा वो भी कोई ऐसी एंटिटी होगी जो कि डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी है। और न्यूक्लियोसोम हमें पता है कि न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए और प्रोटीन दोनों मौजूद हैं। सो न्यूक्लियोसोम वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी मटेरियल। अब इनमें से हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा है? एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, एटलीस्ट दिस इज ट्रू इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी। फॉर एग्जांपल वायरसेस में समटाइम्स RNA इज द हेरिडिटरी मटेरियल इंस्टेड ऑफ द DNA। जनरली स्पीकिंग बायोलॉजी में DNA ही हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन कुछ RNA वायरसेस में RNA हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। और इसके अलावा फिर प्रियॉन्स आपने स्टडी की होंगी, तो जो प्रियॉन्स हैं, प्रियॉन्स इज द ओनली टाइम इन बायोलॉजी वेयर यू वुड सी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कोडिंग जो है वो प्रोटीन्स के पास है, ना कि डीएनए के पास है, राइट। सो ये मेजर एक्सेप्शन थी, अदरवाइज जनरली स्पीकिंग डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। अब नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स इज। अब प्रोटीन्स किस यूनिट के रिपीट होने से बनी हुई है? ऑफ कोर्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अमीनो एसिड्स। सो अमीनो एसिड्स के रिपीट होने से ही प्रोटीन्स बनती हैं। सो अमीनो एसिड्स आर टू प्रोटीन्स एज ब्रिक्स आर टू अ बिल्डिंग। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन बेसिकली इज द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द nucleus which takes form of chromosomes when the cell division begins। जब सेल डिवीजन शुरू होगी वो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जो कि क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार करेगा, हम उसको बोलते हैं दिस इज क्रोमेटिन। अब जो क्रोमेटिन है इसको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड और नॉट। अब वो क्रोमेटिन जो कि ट्रांसक्राइबेबल क्रोमेटिन होता है हम इसको यू क्रोमेटिन भी कहते हैं। और यू क्रोमेटिन क्यों ट्रांसक्राइबेबल है? बिकॉज दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। इसके मुकाबले में अब वो क्रोमेटिन जो कि ट्रांसक्राइब नहीं किया जा सकता तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और इसको क्यों ट्रांसक्राइब नहीं किया जा सकता? बिकॉज दिस इज वेरी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। अब जस्ट इमेजिन करें कि मेरे दोनों ये जो हैंड्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रोमेटिन को। सो इसमें ओवरऑल हेट्रोक्रोमेटिन भी है और यू क्रोमेटिन भी है। सो जस्ट देखिए कि मैं आपको हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करा के दिखाता हूं। सो यू जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द यू क्रोमेटिन, राइट। यू क्रोमेटिन ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन है और इसके एक्सटेंडेड होने की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है इट कैन कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द जीन्स और उनको ट्रांसक्राइब या फिर आरएनए पॉलीमरेज कर सकता है। इसके मुकाबले में जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये कंडेंस या टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन है। सो जो आरएनए पॉलीमरेज है इट वुड नेवर बी एबल टू गो टू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ जीन्स, दैट्स व्हाई इट वुड नेवर बी एबल टू ट्रांसक्राइब दोज जीन्स, राइट। सो इसीलिए ये नॉन ट्रांसक्राइबेबल फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन है, राइट। सो हमारे पास ये दो मेजर टाइप्स आ गई क्रोमेटिन की। सो यू क्रोमेटिन इज ट्रू क्रोमेटिन एंड व्हाई इट इज ट्रू क्रोमेटिन? बिकॉज इट इज ट्रूली ट्रांसक्राइब्ड। एंड हेट्रोक्रोमेटिन इन अ सेंस ये फॉल्स क्रोमेटिन है। सो ये हेट्रोक्रोमेटिन है, ये ट्रांसक्राइब नहीं किया जा सकता। सो इट इज द नॉन ट्रांसक्राइबेबल क्रोमेटिन। अब यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इंसुलिन जीन हमारी बॉडी में किन सेल्स में प्रेजेंट है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज इन ऑलमोस्ट ऑल दी सेल्स, राइट। इंसुलिन जीन हमारी बॉडी के तकरीबन सभी सेल्स में प्रेजेंट है। फिर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इंसुलिन जीन सब सेल्स में प्रेजेंट है तो फिर हर सेल इंसुलिन बनाने की सलाहियत क्यों नहीं रखता? लेट मी एक्सप्लेन दिस फैक्ट टू यू पीपल। अब जस्ट इमेजिन करें कि
कि मेल की तरफ से स्पर्म आया और फीमेल की तरफ से एग आया और इन दोनों के मिलने से जाइगोट बना जो कि जस्ट वन सेल है, और उसके बाद फिर जाइगोट की रिपीटेड डिवीजन से अल्टीमेटली डेवलपमेंट के नतीजे में अडल्ट लाइक इंडिविजुअल बनता है। अब ये जो अडल्ट लाइक इंडिविजुअल है इसमें ग्रॉसली 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल, उन 60 ट्रिलियन सेल्स में से हर एक सेल जो है वो अल्टीमेटली इसी एक सेल जाइगोट से ही आया हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि उन सारे के सारे सेल्स का जो बेसिक जेनेटिक मेकअप है सेम है, यानी कि उन सब के अंदर जो जीन्स हैं वो भी सेम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो डिफरेंट सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट क्यों है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अल्टीमेटली डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं और उसके नतीजे में आप कह लें कि जो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट जीन्स हैं वो यूक्रोमाटिन या हेट्रोक्रोमाटिन में चली जाती हैं। सो अगर हम इंसुलिन जीन की बात करें कि क्यों बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज इंसुलिन बना पाते हैं जबकि और बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो इंसुलिन नहीं बना पाते, क्योंकि बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन जीन यूक्रोमाटिन के अंदर प्रेजेंट है। इसके मुकाबले में जो बाकी जितने भी सेल्स हैं उन सब में इंसुलिन जीन मौजूद तो है लेकिन वो हेट्रोक्रोमाटिन में है, इसलिए वो ट्रांसक्राइबेबल नहीं है। अगर वो जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती लिहाजा वो ट्रांसलेट भी नहीं हो सकती, लिहाजा जो सेल्स जिन सेल्स में इंसुलिन जीन हेट्रोक्रोमाटिन में है ऑल दी सेल्स अदर देन द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, सो उनके अंदर इंसुलिन नहीं बनेगी। सो ये यूक्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमाटिन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़े से सिंपलर वे में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सो लेट मी टेल यू अ लिटिल स्टोरी। जस्ट इमेजिन करें you have got a cat and then you have got a hen and then you have got the chicks, right? आपके पास ये कैट है, hen है और chicks है। So if the cat is around, right? If the cat is around, लेकिन मुर्गी जो है ये मुर्गी की प्रेजेंस में क्या होगा, मुर्गी चूजों को इकट्ठा करके रखेगी। सो हैन ये जब बिल्ली मौजूद होगी तो हैन क्या करेगी, ये चिक्स को इकट्ठा करके रखेगी। सो इसलिए हैन की प्रेजेंस में जो कैट है, कैट इज नॉट एबल टू अटैक द चिक्स, राइट? सो अब यहां पे हमारी स्टोरी के अंदर कैट क्या है? कैट इज बेसिकली द RNA पॉलीमरेज, राइट? और उसके बाद फिर हैन हमारी स्टोरी में क्या है? हैन इज बेसिकली अ स्पेसिफिक H प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन है ये। और उसके बाद फिर चिक्स हमारी स्टोरी में क्या है? चिक्स आर बेसिकली जीन्स, राइट? सो जस्ट इमेजिन करें कि अगर हैन एब्सेंट होगी, इफ यू विल नॉट बी हैविंग द हैन ऑन द बोर्ड, तो जो कैट है ये चिक्स को अटैक कर सकती है। अब कैट इन द एब्सेंस ऑफ हैन चिक्स को अटैक कर सकती है। सो इसी तरह से अब क्रोमेटिन में भी एक H प्रोटीन होती है। अगर वो H प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो जीन्स जो है वो टाइटली पैक्ड होंगी और RNA पॉलीमरेज इट वुड नेवर बी एबल टू ट्रांसक्राइब द जीन्स। लेकिन अगर वो H प्रोटीन एब्सेंट होगी तो RNA पॉलीमरेज वो लूजली पैक्ड जीन्स को जाके ट्रांसक्राइब कर सकेगा, जिसकी वजह से वो फिर एक्सप्रेस हो सकेंगे, राइट? सो जो H प्रोटीन है, दिस H प्रोटीन is absent in the euchromatin. It's absent in the euchromatin while this is present in the heterochromatin. और इस स्पेसिफिक H प्रोटीन की प्रेजेंस ही की वजह से जो हेट्रोक्रोमाटिन है ये कंडेंस्ड होता है। सो बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ माय डिस्कशन इज यूक्रोमाटिन इज ट्रू क्रोमाटिन एंड व्हाई इट इज ट्रू क्रोमाटिन? बिकॉज इट इज ट्रूली transcribed. And then heterochromatin, this is not true chromatin, क्योंकि वो सारी जीन्स जो कि हेट्रोक्रोमाटिन के अंदर होंगी वो ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हेट्रोक्रोमाटिन टाइटली पैक्ड क्रोमाटिन है। सो हियर वी हैव गॉट अ कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ जो कि यूक्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमाटिन के कॉन्सेप्ट को फर्दर रीइंफोर्स कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि हेट्रोक्रोमाटिन के केस में जो डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स हैं ये वेरी टाइटली पैक्ड हैं। अब इसके सिनेरियो में RNA पॉलीमरेज के लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि वो डिफरेंट जीन्स की प्रॉक्सिमिटी में जाए और उनको जाके ट्रांसक्राइब करें। इसके मुकाबले में जो यूक्रोमाटिन है इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम्स जो हैं ये लूजली पैक्ड हैं। सो RNA पॉलीमरेज इस लूजली पैक्ड क्रोमाटिन के में जीन्स की प्रॉक्सिमिटी में जाके जीन्स को ट्रांसक्राइब कर सकता है। सो यूक्रोमाटिन इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन एंड हेट्रोक्रोमाटिन इज अ टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमाटिन।
And now let's talk about the chromosomes. First of all, let's talk about the introduction of the chromosomes. अब जो chromosomes हैं ये बने होते हैं DNA से और histone protein से, और इसमें अब देखें कि ये जो DNA है, DNA is the hereditary material, जबकि जो histone proteins हैं they constitute the part of the nucleosome. So इसलिए हम कहते हैं कि जो nucleosomes हैं, nucleosome they constitute, they are actually the structural unit of the chromosomes. अगर हम एक न्यूक्लियोसोम को देखें तो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर, न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में बेसिकली ये एक हिस्टोन ऑक्टामियर होती है, और उसके बाद उसके ऊपर भी 2 टर्न्स होते हैं इसके डीएनए के. देयर आर 2 टर्न्स ऑफ डीएनए ऑन दैट हिस्टोन ऑक्टामियर, और फिर इसी एक यूनिट के बार बार रिपीट होने से ये क्रोमोसोम बना होता है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, तो जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि न्यूक्लियोसोम है, हर न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं. सो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए. इसमें से हमारे पास ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन इज 23, ई ऑप्शन है 46 एंड एफ ऑप्शन है काउंटलेस. एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट है जी, देयर आर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इन अ क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम में डीएनए के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? सो व्हाट डू यू थिंक? एक क्रोमोसोम में डीएनए के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ओनली 1. एक क्रोमोसोम में डीएनए का जस्ट एक मॉलिक्यूल होता है. अभी आगे चल के इसको हम डिस्कस भी करते हैं कि ऐसा क्यों है और कैसे है. एंड देन वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इन अ ह्यूमन स्पर्म. तो अगर एक क्रोमोसोम में जस्ट एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये हुआ कि एक टिपिकल सोमैटिक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46. तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स कितने हुए? वो भी 46. तो जो स्पर्म है, ऑफ कोर्स स्पर्म ये हैप्लॉइड सेल है, तो स्पर्म के अंदर जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे? ऑफ कोर्स दे वुड बी 23 देन. सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज डेल्टा. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इन अ ह्यूमन सोमैटिक सेल. सो ह्यूमन सोमैटिक सेल में उतने ही डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे जितने कि उसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, व्हिच इज 46. सो ई इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे इस फोटोग्राफ के जरिए मैं जो क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ. जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये क्रोमोसोम्स हैं. सो दिस इज अ क्रोमोसोम हेयर. अब इस क्रोमोसोम के एक छोटे से सेगमेंट को एनलार्ज करके हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमें ये सुपर कॉइलिंग नजर आ रही है. फिर इस सुपर कॉइल में से एक छोटा सा सेगमेंट हम फर्दर अगर एनलार्ज करके देखते हैं तो उसके अंदर फर्दर हमें कॉइलिंग नजर आ रही है. इवन सुपर कॉइल के अंदर हमें कॉइलिंग नजर आ रही है. फिर हम अगर किसी कॉइल को लेके उसको एनलार्ज करके देखते हैं, फर्दर उसको एनलार्ज करके देखते हैं, तो अल्टीमेटली वी विल फाइंड कि ये जो कॉइल है इवन ये किससे बना हुआ है? ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स के बार बार रिपीट होने से ये वाला जो कॉइल है ये बना हुआ है. सो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये ओवरऑल बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द क्रोमोसोम. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली है, और वो ये है कि हर न्यूक्लियोसोम में देख सकते हैं कि एक सेंट्रल कोर है हिस्टोन प्रोटीन्स की, और उसके बाद फिर एक उसके ऊपर 2 टर्न्स है डीएनए के. सो डीएनए एंड सेंट्रल हिस्टोन कलेक्टिवली दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियोसोम. लेकिन इसमें एक और बहुत ही अहम पॉइंट है इस फोटोग्राफ में नोट करने वाला, और वो ये है कि भले न्यूक्लियोसोम्स बहुत सारे हैं, काउंटलेस नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स हैं जिनके रिपीट होने से क्रोमोसोम बनता है, लेकिन एक क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो जस्ट एक है. बेसिकली ये एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि सारे न्यूक्लियोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होगा. सो देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद वन क्रोमोसोम. और फिर इसी एक डीएनए मॉलिक्यूल के डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, और हम उन सेगमेंट्स को नाम देते हैं किसका? हम उन सेगमेंट्स को जीन्स का नाम देते हैं. राइट. सो इसका मतलब ये हुआ कि एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कई दफ़ा सेवरल थाउजेंड जीन्स भी हो सकती हैं. सो दिस इज़ अ कंप्यूटराइज्ड photograph which is actually tending to explain the
स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को फर्दर इलेबोरेट करने के लिए ये फोटोग्राफ है। एंड यू कैन सीन हेयर, इस फोटोग्राफ में आपको ये जो रेडिश डिस्कलरेशन के ये जो एंटिटीज नज़र आ रही हैं, बेसिकली दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द हिस्टोन ऑक्टामियर्स, राइट। सो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में ये हिस्टोन ऑक्टामियर है और हर हिस्टोन ऑक्टामियर जो है वो रैप्ड है बाय द 2 टर्न्स ऑफ डीएनए। सो यू कैन सीन हियर, ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये हर हिस्टोन ऑक्टामियर पे 2 टर्न्स हैं डीएनए के, और ये जो 2 टर्न्स हैं ये भी एक और डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन है। इस हिस्टोन प्रोटीन ने इन 2 टर्न्स को इसके ऊपर स्टेबलाइज भी किया हुआ है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फीचर आप देख सकते हैं कि भले न्यूक्लियोसोम्स डिफरेंट है, सो दिस इज वन न्यूक्लियोसोम एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोसोम एंड दिस वन इज अनदर न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम्स डिफरेंट भी हैं, लेकिन एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर ही रैप्ड है। और हमने इसको भी डिस्कस किया था कि बेसिकली एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ऑफ कोर्स उसके अंदर मे बी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होगा जो कि कॉन्टिन्यूस होगा, और वही एक ही डीएनए मॉलिक्यूल डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स डिफरेंट हिस्टोन ऑक्टामियर्स के ऊपर रैप्ड होगा और डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को फर्दर प्रोसीड करें, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एंड हेयर वी हैव गॉट फ्यू ऑप्शंस, जैसे कि ए ऑप्शन है टेलोसेंट्रिक, बी ऑप्शन इज एक्रोसेंट्रिक, सी ऑप्शन इज सब मेटासेंट्रिक एंड डी ऑप्शन इज मेटासेंट्रिक। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट आर्म इज फीचर ऑफ विच क्रोमोसोम। अब एक आर्म शॉर्ट है और एक आर्म लॉन्ग है, दिस इज द फीचर ऑफ द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, बेस्ट रिस्पॉन्स इज बीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, विच क्रोमोसोम्स हैव आर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ। ऑलमोस्ट इक्वल या इक्वल अगर होगा तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, इट हैज टू बी द मेटासेंट्रिक। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, क्रोमोसोम्स हैविंग सेंट्रोमियर एट वन एंड। अब ऐसे कौन से क्रोमोसोम्स हैं जिनमें सेंट्रोमियर एक एंड पे होती है, सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और फिर लास्ट पे है, क्रोमोसोम्स हैविंग अनइक्वल आर्म्स। अब जो अनइक्वल आर्म्स होंगे वो होंगे सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम्स के। सो अभी बट इसके हवाले से हम एक फ्लो शीट भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके ज़रिए हम ये जो क्रोमोसोम्स के डिफरेंट शेप्स हैं इनको भी क्लियर करते हैं। सो यू कैन सी हियर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी की बेस पे जो क्रोमोसोम्स हैं इनको हमने 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया है। वी हैव गॉट द फर्स्ट टाइप द टेलोसेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक है, फिर सब मेटा और फिर मेटासेंट्रिक है। अब मैं आपको हर एक क्रोमोसोम की टाइप के लिए एक बेसिक कीवर्ड दूंगा और ये वो वर्डिंग है जो कि एग्जाम में अपीयर होती है। लाइक अगर वो आपको कहते हैं कि सेंट्रोमियर एट वन एंड है, इट हैज टू बी द टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जैसे अब इस केस में देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर एक ही एंड के ऊपर है, टेलोसेंट्रिक। अब इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक्रोसेंट्रिक के अंदर वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म है, राइट। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक आर्म लॉन्ग है और एक आर्म यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट है। सो वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म ये है फॉर द एक्रोसेंट्रिक। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये आर्म है, क्रोमाटिड नहीं है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एक्रोसेंट्रिक अगर क्रोमोसोम होगा तो इसके अंदर 2 क्रोमाटिड्स हैं। नो, दिस इज ओनली वन क्रोमाटिड। एक अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में हमेशा एक ही क्रोमाटिड होता है। हाँ, उसके ये आर्म्स जो हैं वो 2 हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है जी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब इनके अंदर जो आर्म्स होते हैं वो उनकी अनइक्वल लेंथ होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट लेंथ वाला और ये बहुत लेंथी ये हमारे पास आर्म है। सो अनइक्वल इसके अंदर आर्म्स हैं। सो यू कैन सी है ये भी अगेन सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम है। और उसके बाद फिर अगर आर्म्स इक्वल हैं और या ऑलमोस्ट इक्वल हैं, दोनों कीवर्ड में से कोई भी अगर एग्जाम में पेयर हो, इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के अगर क्रोमोसोम्स होंगे जिनके अंदर आर्म्स इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होंगे, हम इसको बोलेंगे दिस इज द मेटासेंट्रिक। इसको याद रखने का एक और सिंपल तरीकाकार भी है, आप इसको टासम से याद रख सकते हैं, TASM, टासम, राइट। सो तरतीब से इन द टेलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर वन एंड पे है, एक्रोसेंट्रिक में एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आर्म है, सब मेटा में आर्म्स ऑफ अनइक्वल लेंथ है, मेटा में इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के आर्म्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं
राइट ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जेनेटिक्स के उनको टेस्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स हैं, और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे हर स्टेटमेंट के बारे में ये बताएंगे कि वेदर ये राइट है या रॉन्ग है। सो स्टे इंटरेक्टिव विद मी। आप स्क्रीन की उस तरफ बैठे हुए आप हर एक स्टेटमेंट के लिए अपनी तरफ से आंसर करने की कोशिश करें कि ये राइट है या रॉन्ग है, और अल्टीमेटली जब बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होंगी आपके माइंड में एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स थ्रू द कोर्स ऑफ रेस्ट ऑफ माई लेक्चर, आई विल ट्राई टू फिक्स दोज कंफ्यूजन्स। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेटमेंट है सिस्टर क्रोमेटिड्स इसेंशियली हैव गॉट सेम जीन्स एट सेम लोकाई। सिस्टर क्रोमेटिड्स इसेंशियली हैव गॉट सेम जीन्स एट सेम लोकाई। व्हाट डू यू थिंक, ये राइट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है? राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों है आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इसेंशियली हैव गॉट सेम जीन्स एट सेम लोकाई। पहले बात हो रही थी सिस्टर क्रोमेटिड्स की कि इनके अंदर सेम लोकाई पे सेम जीन्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब बात किसकी हो रही है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की कि इनके अंदर भी सेम जीन्स हैं एट सेम लोकाई। सो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप रॉन्ग हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी राइट है। इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स इसेंशियली हैव गॉट सेम अलील्स एट सेम लोकाई। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेम लोकाई पे सेम अलील्स हैं, तो ये स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इसेंशियली हैव गॉट सेम अलील्स एट सेम लोकाई। अब यहां पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ओके और इसेंशियली हैव गॉट सेम अलील्स, भाई सेम अलील्स हो तो सकती हैं, लेकिन इसेंशियली का जो वर्ड इसके अंदर आ गया है वो इसको स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, क्योंकि अलील्स सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इसको भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टेटमेंट है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मे हैव गॉट सेम अलील्स एट सेम लोकाई। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनके अंदर सेम लोकाई पे सेम अलील्स हो सकती है। यहां पे कीवर्ड क्या यूज किया गया है? मे हैव, राइट। या इससे अगली जो स्टेटमेंट है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मे हैव गॉट डिफरेंट अलील्स एट सेम लोकाई। हाँ, अगर मे का वर्ड यूज होता है अलील्स सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेम लोकाई पे अलील्स मे बी सेम मे बी डिफरेंट। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि इसेंशियली सेम है या इसेंशियली डिफरेंट है, दोनों बातें गलत हो जाएंगी। हाँ, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, ये दोनों बातें फिर ठीक हो जाएंगी। सो इनको हम आगे चल के फर्दर डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। सो ये अब हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट आ गया है डुप्लीकेटेड और अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का। तो इसमें आप देखिए कि पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि फुल सेट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज, कि इंटरफेज की एस फेज में फुल सेट सिस्टर क्रोमेटिड्स का बन जाता है। इसको आगे चल के एक फोटोग्राफ की मदद से भी हम क्लियर करेंगे। बहरहाल फिलहाल आप ये देखें कि जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली ये दो तरह के हो सकते हैं। वी कैन हैव द अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स ऑन बोर्ड एंड देन वी कैन हैव द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। और इनके ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स एट द मोमेंट मैं आपको ये चाहता हूं कि नंबर्स को आप मेमोराइज कर लें। आगे चल के मैं आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा, फिर इन्हीं नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में बहुत सारा स्टफ ऐसा है जिसको मेमोराइज करना पड़ता है। आई एग्री विद दैट, but your memory should also be powered by your understanding. Ununderstood memorized learning decays with time. Develop a habit of understanding the stuff. This is critically important for you people. अगर आपने चीज़ों को समझ के याद किया हुआ है then वो लाइफ लॉन्ग आपके माइंड में रिटेन रहती हैं। तो बहरहाल इसमें आप देखिए अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स के अंदर एक सेंट्रोमियर है और एक ही क्रोमेटिड होगा। हाँ, उसके दो आर्म्स होते हैं जनरली। लेकिन अगर कोई क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड, अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम से मुराद क्या है? जैसे ये एक अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है और उसके बाद फिर अगर हमारे पास डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, से दिस इज अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर है, दो उसके अंदर क्रोमेटिड्स हैं और फिर उसके अंदर 4 आर्म्स। आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रोमियर है, 2 क्रोमेटिड्स हैं, राइट, और फिर इसके टोटल 1 2 3 एंड 4 आर्म्स हैं। यहां पे एक सेंट्रोमियर है और फिर एक ही क्रोमेटिड है और इसके एक और 2 ये आर्म्स हैं। सो ये नंबर्स मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। एग्जाम कैन टेस्ट दीज नंबर्स इन डिफरेंट वेज। अब यहां पे अब देखें
कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है लेफ्ट साइड पे, ये एक अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। और ये अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ऑफ कोर्स जब ये रिस्पेक्टिव सेल, फर्स्ट करें कि ये एक माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल है, और जब ये वाला जो सेल है ये इंटरफेज में होगा, और इंटरफेज के एस फेज से जब ये गुजरेगा तो अल्टीमेटली एस फेज के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे रेप्लिकेशन से मुराद डीएनए की रेप्लिकेशन है, एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, एस फेज ऑफ द इंटरफेज, ऑफ कोर्स ये डुप्लीकेशन इट टेक्स प्लेस, राइट। और इसमें एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। सो ये क्रोमोसोम हो गया डुप्लीकेट। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में एक बात याद रखिएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। सिस्टर क्रोमेटिड्स दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं, यानी कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, 100% सेम। जिसका ये मतलब भी है दे वुड बी हैविंग द सेम जीन्स एट सेम लोकाई एज वेल एज द सेम अलील्स एट सेम लोकाई, राइट। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि अगर यहाँ पे फर्ज करें कि एक क्रोमेटिड के ऊपर अगर कैपिटल टी है और दूसरे क्रोमेटिड पे सेम लोकस के ऊपर भी लाजमी तौर पे कैपिटल टी होगा, और ये दोनों ही सेम लोकाई पे देखें जीन्स तो है ही सेम, तो जीन्स तो सेम ही हैं, दोनों हाइट की जीन्स हैं, लेकिन अलील्स भी 100% सेम हैं। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो एज फॉर सिस्टर एंड एज फॉर सेम जीन्स एंड सेम अलील्स, रिमेंबर दिस। उसके बाद अब हम देखते हैं एक और सिनेरियो देखते हैं। फर्स्ट करें कि हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर ये क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 है, राइट। क्रोमोसोम का ये पेयर नंबर फर्स्ट करें कि 1 है, जस्ट इमेजिन, और हम कहते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इफ दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अब देखें कि अगर रेप्लिकेशन होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो ओवरऑल ये क्रोमोसोम अगर रेप्लिकेट होंगे तो इसमें देखिए एक ही पेयर के अगर दोनों मेंबर्स रेप्लिकेट हो गए, राइट, एक ही पेयर के दोनों मेंबर्स में अगर डीएनए रेप्लिकेशन हुई है, तो इसके नतीजे में अगेन देखेंगे हर क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। हर क्रोमोसोम, फर्ज करें कि ये जो दो हैं आपस में, ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन ये दोनों भी आपस में सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों सिस्टर्स आपस में क्या है, दीज आर नॉन सिस्टर्स, राइट। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन से होते हैं? देखिए याद रखें कि सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर इसलिए कहते हैं, दे आर अटैच्ड टू द सेम सेंट्रोमियर। अब देखें ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्यों? क्योंकि सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड हैं, राइट। सिमिलरली ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्यों? क्योंकि ये भी सेम सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं। लेकिन एक ही होमोलोगस पेयर के अंदर वो क्रोमेटिड्स जो सेम सेंट्रोमियर से अटैच ना हो, उनको बोलते हैं दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेम लोकाई पे जीन्स तो हमेशा सेम होंगी। मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट करें कि इधर अगर हाइट की जीन है तो इधर भी सेम लोकस के ऊपर हाइट ही की जीन होनी चाहिए, राइट। सो लेट मी इरेज द इंक ताकि इसको मैं फर्दर भी क्लियर कर सकूं। अब देखें कि अगर फर्स्ट करें कि इधर अगर इधर फर्स्ट करें कि कैपिटल टी है, तो यहाँ पे भी कैपिटल टी है, लेकिन यहाँ पे मे बी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी स्मॉल टी होगा, क्योंकि सेम जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके ऊपर अलील्स भी सेम होनी है। लेकिन देखेंगे अगर फर्स्ट करें कि इधर कैपिटल टी है और इधर फर्स्ट करें कि सेम लोकस के ऊपर स्मॉल टी है, तो ये दोनों अलील्स तो हाइट की जीन की ही है ना, तो लिहाजा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेम लोकाई पे जीन्स हमेशा सेम होंगी, अलील्स मे बी सेम मे बी डिफरेंट। अलील्स सेम भी हो सकती हैं, अलील्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टर एंड द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसमें यहां पे देखें कि वंस अगेन थोड़ा सा ओवरऑल अपने माइंड को न्यूट्रलाइज करके थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिकॉल करें कि याद करें कि जब एक बेबी डेवलप होता है तो किस तरह से होता है। सो इसमें मेल की तरफ से स्पर्म आता है और फीमेल की तरफ से एग आएगा, दोनों के मिलने से जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर डिवीजन्स होंगी, अल्टीमेटली इसी की डिवीजन से अडल्ट लाइक इंडिविजुअल बन जाएगा, और हर सेल जो कि अडल्ट के अंदर है एट द एंड ऑफ द डे वो इसी एक जाइगोट से ही आया हुआ है। इसका मतलब है सारे सेल्स का जो बेसिक जेनेटिक मेकअप है वो सेम है। और ये भी आप देखें कि इसमें अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 23 क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से आए थे और 23 क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से आए थे। सो जिसका मतलब ये हुआ कि हर एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर एक मेंबर पैटर्नल होगा जो कि फादर की तरफ से आया होगा, और एक मेंबर मैटरनल होगा जो कि मदर की तरफ से आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखें कि ये फर्ज करें कि ये है से पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये वाला जो है फर्ज करें कि ये मैटरनल क्रोमोसोम है।
तो इन दोनों की जब डुप्लीकेशन होगी, से ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जब दोनों डुप्लीकेट हुए, तो अब ये एज अ रिजल्ट ऑफ डुप्लीकेशन हमारे पास क्या बने हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन अब अगर हम मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स को आपस में रिलेट करेंगे तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। आई होप कि अब आपके माइंड में ये जो सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का कॉन्सेप्ट है ये इफेक्टिवली क्लियर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्रोमोसोम्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं विद द सेल साइकिल, क्योंकि कई दफा एग्जाम क्वेश्चंस पूछता है आपसे कोरिलेशन के, जिसमें वो क्रोमोसोम्स के काउंट का या क्रोमोसोम्स के अंदर सिस्टर या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का या नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर रहा होता है विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। फॉर एग्जांपल, एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एट द एंड ऑफ द एस फेज ऑफ द इंटरफेज ईच क्रोमोसोम वुड बी हैविंग हाउ मेनी क्रोमेटिड्स, राइट। या इसी तरह से एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि एक सेल अभी अभी अगर माइटोसिस के नतीजे में बना है उसमें क्रोमोसोम्स किस शक्ल में होंगे, डुप्लीकेटेड या अनडुप्लीकेटेड, या क्रोमोसोम्स व्हेन द सेल एंटर्स इनटू द एस फेज उस वक्त क्रोमोसोम किस शक्ल में है, या ओवरऑल जब सेल एस फेज से G2 फेज में जाएगा उस वक्त क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड है या अनडुप्लीकेटेड एंड सो ऑन। इस तरह से कई वेज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं आपको ये क्रॉस लिंक दे रहा हूं। ऑफ कोर्स सेल साइकिल को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे जब हम ओवरऑल डिवीजन्स को स्टडी करेंगे, माइटोसिस मियोसिस वगैरह को, उस वक्त सेल साइकिल को भी हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी हम कोरिलेट करते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि ओवरऑल ये सेल साइकिल को एक कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ के जरिए आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। इसमें हमारे पास यहाँ पे सेल हैं जो कि जस्ट अभी अभी माइटोसिस के नतीजे में बने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सेल में ये जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ये अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में है, राइट। सो ये जस्ट एक पेयर दिखाया गया है आपको। सो सेल जब G1 फेज में होगा, राइट, इसमें क्रोमोसोम अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में है, और G1 फेज से जब सेल S फेज में जाएगा तो ड्यूरिंग दी S फेज चूंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, सो जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो S फेज में होती है। सो S फेज ही बेसिकली वो फेज है जिसके दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगे। सो अगर आपसे पूछा जाए कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग व्हिच फेज, योर बेस्ट रिस्पांस वुड बी एस फेज। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिस्टर क्रोमेटिड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग व्हिच फेज, अगेन योर बेस्ट रिस्पांस वुड बी एस फेज, राइट। सो आप देखें कि यहाँ पे क्रोमोसोम अनडुप्लीकेटेड शक्ल में है और यहाँ पे फिर क्रोमोसोम जो है हमारे पास ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में आ गए हैं। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आफ्टर एस फेज ईच क्रोमोसोम इज कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी क्रोमेटिड्स, तो यू कैन सी हियर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स से बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आफ्टर एस फेज ईच होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड बी कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी क्रोमेटिड्स, आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, पूरे पेयर के अंदर भी टोटल 4 क्रोमेटिड्स होंगे एंड सो ऑन, राइट। सो बहरहाल आप देखें कि एस फेज के नतीजे में डुप्लीकेशन हुई और उसके बाद सेल जो है ये G2 फेज में जाएगा। G2 फेज के बाद फिर दोबारा ये जाएगा इनटू द माइटोसिस। सो ये सारी की सारी हमारे पास माइटोसिस है और ये जो है ओवरऑल कलेक्टिवली दिस इज द इंटरफेज। सो इसमें देखें माइटोसिस में प्रोफेज है एंड देन यू हैव गॉट द मेटाफेज एंड देन एनाफेज एंड देन द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन द टेलोफेज, राइट। सो बहरहाल इसमें ये डिफरेंट इसके फेजेस हैं। इसमें आप देखें कि प्रोफेज के दौरान भी जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डुप्लीकेटेड होंगे। बेसिकली जब सेल प्रोफेज में एंटर होगा या जो क्रोमोसोम्स एज थिन थ्रेड्स अपीयर होंगे वो डुप्लीकेटेड शक्ल में ही होने हैं। इवन मेटाफेज में भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स ही होंगे। हाँ, एनाफेज में आई एम टॉकिंग अबाउट द माइटोसिस, राइट। सो माइटोटिक एनाफेज के दौरान क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड होती है और क्रोमोसोम्स जो है वो फिर अनडुप्लीकेटेड शक्ल में आ जाते हैं, लाइक दिस ओवर हियर। पहले वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में थे, अब वो आगे हैं अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में। सो एनाफेज के बाद इवन टेलोफेज में भी वो अनडुप्लीकेटेड ही है और उसके बाद फिर जो माइटोसिस के बाद जब सेल्स G1 फेज में एंटर होंगे अगेन दे आर डुप्लीकेटेड। सो हम इसको ग्रॉसली ये कह सकते हैं कि एनाफेज से लेके एस फेज तक या एस फेज से पहले तक आप फॉर श्योर कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स किस शक्ल में है, क्रोमोसोम्स हैं अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में, अनडुप्लीकेटेड, राइट। और उसके बाद फिर डुप्लीकेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एस फेज। सो एस फेज में डुप्लीकेशन होगी और उसके बाद एस फेज से लेके फिर एनाफेज तक जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में है। एनाफेज में दोबारा सेंट्रोमियर की डिवीजन से अनडुप्लीकेशन होनी है। ओके
अब ये हमारे पास एक और कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम के ये जैसे हमारे पास ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। इसमें यू कैन सीन हियर हमारे पास ये सेंट्रोमियर है, ये ओवरऑल सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर के साथ एसोसिएटेड एक प्रोटीन है कैनेटोकोर, और बेसिकली कैनेटोकोर प्रोटीन ही वो साइड है जहाँ पे आके अल्टीमेटली स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे। और इसमें ये भी देखें कि ये वो क्रोमेटिड्स जो कि सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड हैं, दे आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। अब इसके बाद हम कुछ और मजीद क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जस्ट टू टेस्ट योर मोर कॉन्सेप्ट्स। इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन इज 3, डी ऑप्शन इज 4 एंड ई ऑप्शन इज 8। इसमें हमारे पास पहली स्टेटमेंट है नंबर ऑफ आर्म्स प्रेजेंट इन एन अनडुप्लीकेटेड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब स्टेटमेंट क्या है, अनडुप्लीकेटेड और मेटासेंट्रिक, पूछा क्या गया है, आर्म्स। तो अब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें हमने स्टडी किया था आर्म्स ऑफ इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ होंगे, राइट। और इसमें हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ आर्म्स प्रेजेंट इन एन अनडुप्लीकेटेड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये अनडुप्लीकेटेड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर जो आर्म्स होंगे वो कितने होंगे, दिस इज 1 आर्म एंड दिस इज द सेकेंड आर्म, ठीक है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज बीटा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स प्रेजेंट इन अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स अब पूछे गए हैं, ठीक है। अब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम क्या है, दिस इज अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहां पे आपसे पूछे गए थे आर्म्स, अब यहां पे क्या पूछा गया है, क्रोमेटिड्स। तो ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसके अंदर एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम देखें, ये एक क्रोमेटिड है, देन यू गॉट द अदर क्रोमेटिड। सो एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होंगे। अगेन योर बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी बीटा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन अ होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब यहां पे भी नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स आपसे पूछे गए, ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब जो अगर होमोलोगस पेयर होगा टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का, से हमारे पास ये अब होमोलोगस पेयर है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का। यहां पे चूंकि डुप्लीकेटेड का वर्ड यूज नहीं किया गया, सो आप इसको ऑटोमेटिकली अनडुप्लीकेटेड ही अस्यूम करेंगे। सो इसके अंदर जो पेयर के अंदर जो क्रोमेटिड्स होंगे, अगेन चूंकि पेयर के अंदर 2 ही क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है, लिहाजा इसके अंदर जो पेयर के अंदर क्रोमेटिड्स की तादाद होगी दैट वुड बी 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ आर्म्स इन अ होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब हमारे पास अगर टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ आर्म्स कितने हैं, तो अगर इसके अंदर जो आर्म्स होंगे, चूंकि इनमें आर्म होता ही एक टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एक ही आर्म होता है, तो इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर भी एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ये होगा, क्योंकि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एक ही आर्म होता है और एक ही क्रोमेटिड होता है, जबकि बाकी क्रोमोसोम्स के केस में आर्म 2 होते हैं लेकिन जो क्रोमेटिड होता है वो एक होता है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चूंकि नंबर ऑफ आर्म्स इन अ होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स पूछा गया है, तो इसके अंदर क्रोमेटिड्स भी 2 ही हैं और इसका मतलब है कि आर्म्स भी 2 ही होंगे। इसका आंसर भी क्या होगा, 2, राइट। सो इसमें हमारे पहले क्वेश्चन में वंस अगेन इसको देखें, नंबर ऑफ आर्म्स प्रेजेंट इन एन अनडुप्लीकेटेड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम 2 थे। फिर नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स प्रेजेंट इन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, वो भी हमने देखा 2 थे। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, तो उसका आंसर भी हमारे पास 2 था। और उसके बाद फिर लास्ट पे नंबर ऑफ आर्म्स इन होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, उसके आंसर भी 2 है। सो आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज 2, बीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शंस हैं इसके न्यूक्लियस के। अभी हम न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे थे, तो न्यूक्लियस के अंदर ही अब डिस्कशन हमारी चली थी इसके ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर। हमने क्रोमोसोम्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, हमने डुप्लीकेटेड अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स को अंडरस्टैंड किया, हमने सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, हमने क्रोमोसोम्स के डुप्लीकेशन अनडुप्लीकेशन को सेल साइकिल के साथ हमने इसको रिलेट करना सीखा, एंड हमने बहुत सारे फाइन कॉन्सेप्ट्स को जनरेट किया। उसके बाद बहरहाल अब हम इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं न्यूक्लियस के। सो यू कैन सीन हियर के फंक्शन में इट कंटेन द क्रोमेटिन फॉर कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। भाई सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कंट्रोल ही यहां से होनी है। क्यों? बाय द सेंट्रल डॉगमा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई जितनी भी एक्टिविटीज हैं अल्टीमेटली एक्टिविटीज के अंदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होनी है। प्रोटीन्स ने कहां से बनना है? मैसेंजर आरएनए से बनना है, और मैसेंजर आरएनए ने अल्टीमेटली कहां से बनना है? उसने जीन से बनना है। जीन्स कहां पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम कहां पे है? ऑफ कोर्स वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो क्रोमेटिन की शक्ल में है, लेकिन वो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे जब
सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। सो बहरहाल इसीलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर चूंकि क्रोमेटिन है और क्रोमेटिन के अंदर ही अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स में डीएनए के अंदर फिर जीन्स हैं, तो लिहाजा हम कहते हैं कि इसने सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। तभी हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में भी कहा था कि न्यूक्लियस जो है हमारा ये कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है। और उसके बाद नेक्स्ट अब देखें कि इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस भी मौजूद है विच इज़ द असेंबली ऑफ विच इज़ साइट ऑफ द असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। याद रखें ये कीवर्ड यहाँ पे असेंबली यूज़ किया गया है, सिंथेसिस यूज़ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स। राइबोसोम्स के सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर स्मॉलर सब यूनिट्स। तो बेसिकली जो आरएनए है ये ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा, भले ये राइबोसोमल आरएनए ही क्यों नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्शन ही से बनेगा। और उसके बाद फिर जो प्रोटीन है, ऑफ कोर्स प्रोटीन ट्रांसलेशन से बनना है। फर्स्ट करें अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे अगर क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से राइबोसोमल आरएनए बनेगा जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर आ जाएगा। इस तरह से फिर एक और सेगमेंट होगा जिसकी ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा। फर्स्ट करें कि ये मैसेंजर आरएनए है, ये साइटोप्लाज्म में गया, वहां जाके ये ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट होकर जो प्रोटीन बनेगी वो न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करके वापस आएगी इनटू द न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस बेसिकली वो साइट है जहां पे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स को कंबाइन करके क्या बना दिया जाता है, राइबोसोम्स। इसीलिए हम कहते हैं कि ये साइट ऑफ असेंबली ऑफ राइबोसोम्स है। अगर हम ये कह दें कि ये साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स है तो ये बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनली न्यूक्लियोलस के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो बेसिकली असेंबल हो रहे हैं, राइट। सो एज दे आर गेटिंग असेंबल्ड, सो दिस इज द साइट ऑफ असेंबली ऑफ द राइबोसोम्स। सो इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम असेंबली है वो दैट इज न्यूक्लियोलस। लेकिन कई दफ़ा एग्जाम में इस तरह से भी स्टेटमेंट आ जाती है कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, तो स्टिल अगर आपको फिर ऑप्शन में प्रेजेंटेड है न्यूक्लियोलस तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। एग्जाम में कई दफ़ा इस तरह के वेग वे में भी क्वेश्चन अपीयर हो जाते हैं, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट जो इसके लिए बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है अब वो आपके पास आ गया हुआ है। उसके बाद फिर जो राइबोसोम्स हैं इन टर्न खुद से दीज आर द फैक्टरीज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये खुद से यू कह रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मेसेंस का रोल प्ले करते हैं। दीज आर द फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो वंस अगेन फैक्टरीज ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस न्यूक्लियोलस एंड द फैक्टरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स। So dear students, that's all about the subsection of nucleus. I hope that you have enjoyed the process of learning